नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कैंतरा हिलवाणी.com में आपका स्वागत करता हूं। और जो खट्टी मीठी छुई का जो एपिसोड है उसकी अगली कड़ी में आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कई संघर्ष और कई उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने अपनी उत्तराखंड में एक अलग पहचान बनाई है। उनके जो श्रोतागण हैं पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं जो उनके गीतों का इंतजार करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक गीताराम कंसवाल गुरु गोरखनाथ पाशा गुरु गोरखा का पास हुए लो कालूरा को बिजवावा कालूरा को बिज गुरुना कालूरा को बिज गुरुना यारी मां बोयाली बावा कालूरा कुबीर बाबा कालूरा कुबीर बाबा क्यारी जामी गाय बाबा। तो सबसे पहले तो मैं गीताराम जी आपका हिलवाणी.com में स्वागत करता हूं। धन्यवाद कैंतुरा जी और हिलवाणी न्यूज का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इस मंच में न्योता दिया और आभार व्यक्त करता हूँ। तो गीताराम जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जो आपका परिचय है, आप रहने वाले कहाँ से हैं। भले उत्तराखंड में सभी लोग आपको जानते हैं लेकिन कुछ हमारे दर्शक होंगे जो आपको मूल को नहीं जानते हैं, तो आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी कैंतुरा जी, मैं टेरी गढ़वाल घनसाली विधानसभा का एक छोटा सा गांव है ग्राम गोजाना घुंटी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो गीताराम जी, आपकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं टिहरी से ही हुई होगी? जी 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 कैंतुरा जी, एक्चुअली मैंने गांव में प्राइमरी मेरे गांव से हुआ, इंटर भी गांव से हुआ और जो मेरा ग्रेजुएशन वो देहरादून से। देहरादून कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण? तो गीताराम जी, आपको एक कलाकार के तौर पे, एक गायक के तौर पे हमारे उत्तराखंड के सभी लोग जानते हैं। तो इस संस्कृति जो हमारी बोली भाषा के क्षेत्र में जो आप आए हैं, ये कहाँ से आपका लगाव जुड़ा कि आपको इस संस्कृति के लिए, अपनी बोली भाषा के लिए काम करना है? कैंतुरा जी, ये बहुत लंबी कहानियाँ भी हैं और उसे मैं शॉर्ट में आपके बीच लाऊंगा। एक्चुअली मैं छोटे से ही मुझे बड़ा शौक था, जैसे आप रेडियो में कार्यक्रम आते थे नजामाबाद केंद्र से जो 7:30 बजे गीत आते थे, तो मैं उनको गुनगुनाता था। तो जो पुराने लोक कलाकार हैं उनको सुन सुन के एक मन में ऐसा था कि ये नहीं था कि मुझे कलाकार बनना है, खाली शौक था। और आज वो शौक एक कलाकारी में तब्दील हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैं जब बेसिक में था तो स्कूलों में जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी और भी कार्यक्रम, तो मैं गाता रहता था। तो मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने कहा कि यार, जब मेरे ख्याल से ये इंटर की बात होगी, तो कुछ दोस्त हैं मेरे के, उन्होंने बोला कि यार आप गा सकते हैं। तो उस समय हमारे यहाँ बिरिंदा राजपूत जी, उनको कहा मैंने, उनके गांव में स्कूल था मेरा, वहाँ पे जो मेरे बड़े भाई उनका स्कूल था शिशु मंदिर, तो मैं भी वहाँ पढ़ाने जाता था। तो मेरे नज़दीक थे, तो मैं उनसे, उस समय तो फ़ोन तो था नहीं पर, लेकिन चिट्ठी के माध्यम से मैंने उनसे सहयोग मांगा कि भाई जी यार मुझे गाना गा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप की रिकॉर्डिंग कराते हैं, आपने गाना लिखे हैं तो रिकॉर्डिंग कराते हैं। तो 1999 के बाद भाई साहब मेरी पहली कैसेट निकली थी, जो लोगों को पता भी नहीं होगा, कई इंटरव्यू मैंने बोला भी, वो फ्लॉप हो गई थी। तो अब सिलसिला जारी है। तो जो 99 में आपकी उस समय उम्र क्या रही होगी और जो कैसेट निकालते उसके लिए कितने, देखो उतार चढ़ाव तो
हर जगह आते हैं। जी 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 क्योंकि आजकल ऑनलाइन का दौर है, आजकल इजीली लोग अपना गाना रिकॉर्ड करते हैं, बनाते हैं, फिर उसे क्या बोलते हैं यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करते हैं। जी जी लेकिन उस दौर में कैसेटें चलती थी, जी। तो कैसेट बनाने में कितना आपको भागा दौड़ी करनी पड़ी, या कहें कि समस्याएं आती थी उस समय, क्योंकि हर कोई कैसेट रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। जी जी। तो वो कैसेट रिकॉर्ड आपने कहाँ की थी और कैसे कैसे उसे किया? कैंतोरा जी मेरे ख्याल से 14 साल की एज थी मेरी, तो दिल्ली रामा कैसेट चलती थी उस समय। रामा कैसेट में रिकॉर्ड हुआ तो लग जाता है लोगों को या कंपनी वाले को जो रिकॉर्ड कर रहा है, यार ये गाने चलने वाले कि नहीं चलने वाले। तो शौक तो मेरे को था कि मैं रिकॉर्ड कर, लेकिन उनको पसंद नहीं था। 2 साल बाद मेरी मार्केट में कैसेट आई, वो भी खाली 200 पीस। तो जब मैंने वो गीत सुने तो मैं खुद अपने में, यार मैंने कहा बेकार गाया मैंने, लेकिन अभी भी शौक मरा नहीं था। फिर मेरा 2006 में 7 की बात होगी, तो मेरी एक कैसेट आई वीरेंद्र राजपूत जी की और मेरी एक साथ, वहाँ भी मैं फ्लॉप रहा। फिर मेरे 2009 में जो हिमाचल के सुपरस्टार विकी चौहान हैं, उनके साथ एल्बम आई, वहाँ भी मैं फ्लॉप रहा। तो मेरा ये हो गया था कि यार इस लाइन से अब देखा। लेकिन जब आपका जो पहली कैसेट आई, तो एक पहले गाने से हमेशा एक लगाव होता है इंसान का, चाहे वो दर्शकों ने पसंद किया हो, जो श्रोतागण होते हैं उन्होंने पसंद किया हो या ना किया हो, लेकिन जो गायक होता है उसके दिल में हमेशा वो गाना रहता है। जी जी। तो पहला गीत कौन सा था जो आपको, जो पहली बार आपने गाया था, और उसके बोल क्या थे, हम भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि 99 उस समय कैसेट का दौर होता था, आज सोशल मीडिया का दौर है। जी जी। तो वो क्योंकि आपके दिल में आज भी राज करता होगा। जी कैंतोरा जी, एक्चुअली याद है गीत मेरे को, लेकिन उस समय इतना परिपक्वता हमारे अंदर नहीं थी कि कलाकारी की लिखना कैसा है। एक ऐसा था कि शौक था कि जो विषय होता, हम किस गीत को लिख रहे हैं तो विषय इसका पूरा क्या है। आज की डेट हम कुछ गीत लिखते हैं तो हमें पूरा उसका निचोड़ पता है कि यार हम या तो साका से लिख रहे हैं तो जड़ तक, या जड़ से लिख रहे हैं तो साका तक पहुंचेंगे। पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन है मेरे को 2 लाइन याद, आपको सुनाऊंगा मैं। गिलोरू का गारा मेरी मैणा सरूली, गिलोरू का गारा मेरी मैणा सरूली, गिलोरू का गारा मेरी मैणा सरूली, गिलोरू का गारा मेरी मैणा सरूली। अरे व्याखुनी बगत मेरी मैणा सरूली, तू है जय पन्यारा मेरी मैणा सरूली। अरे व्याखुनी बगत मेरी मैणा सरूली, तू है जय पन्यारा मेरी मैणा सरूली। ये गीत था भाई साहब। इस एल्बम में 8 गीत थे। जो टाइटल था मेरा खुशमत था, जैसे हमारी हिंदी है खुशामत, हाँ तो खुशमत था। खुशमत। जी जी जी। तो कंसवाल जी, आपके जीवन में कई संघर्ष भी रहे हैं, कई उतार चढ़ाव आए हैं। जी जी। लेकिन वो पहला स्वाद कौन सा था जिस गाने से आपको उत्तराखंड में एक पहचान मिली, और उस गाने से लोग पहचाने आपको कि गीताराम कंसवाल एक हमारे उत्तराखंड के युवा गायक हैं और जो हमारी संस्कृति और बोली भाषा पे काम कर रहे हैं? ऐसा गीत कौन सा था आपका पहला? जी भाई साहब, एक गीत 2000, मैं बता रहा हूँ आपको कि 2009 के बाद लिखना मैंने बंद नहीं किया, मेरी पढ़ाई भी चलती रही है, मैं गीत भी लिखता था। तो मैं 2010 से 12 तक दिल्ली में रहा। तो दिल्ली के बाद जब मैं 12 स्टार में यहाँ पहुँचा, तो मैं कई कलाकारों को यहाँ देखता था, वो मिलते थे मेरे को। तो ऐसे ही जब मैं गाता था तो बोलते यार रिकॉर्ड कर ले। तो घर से साफ मना था, घर से कोई सपोर्ट नहीं था इस चीज़ के लिए कि तो गीत गा। उनका खाली एक वो था कि पढ़ाई कर, अब कुछ बन के दिखा। लेकिन उनके नज़रों में तो मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग और दिल कहीं दूसरी जगह था कि मुझे गायकी करनी। तो ऐसे ही हुआ भाई साहब, मेरे जेब में मेरे ख्याल से 2000-2500 रुपये थे। और उस समय 2012 के बाद, आज हमारे बीच में नहीं है, संजय राणा जी साज स्टूडियो के ओनर थे वो। तो मैंने उनसे बात की, मैंने भाई जी यार एक गीत रिकॉर्ड करना है, क्या लेते हैं आप? बोले यार मैंने सुना तो है आपको कि आप गाते हैं, अच्छा है, लेकिन जो भी है
तो एक गीत गाया था भाई जी मैंने, सियाली को देना। तो इसमें विकास भारद्वाज ने म्यूजिक किया था और मिक्सिंग मास्टरिंग संजय राणा जी ने किया था। तो वो किसी यूट्यूब से नहीं आया था गाना, वो मैंने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड करने के बाद मेरे ख्याल से स्टार्ट ही हो रहा था 2012 में, व्हाट्सएप का ज़माना। तो मैंने व्हाट्सएप के जितने कॉन्टैक्ट मेरे पास थे मैंने व्हाट्सएप में वो गाना भेज दिया। उसका रिजल्ट 1 महीने बाद आया। मेरे को उत्तराकाशी से कॉल आई कि आप गीताराम कंसवाल जी बोल रहे हैं। मैंने कहा बोलता रहा हूँ कि भाई जी आपका गीत तो बहुत बड़ा चल रहा है। मैंने कहा यार लोगों ने ज़िंदगी मजाक ले रखी है तो ये मजाक कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बड़े भाई जी हैं वो आचार्य हैं, वो किसी शादी में जा रखे थे तो उन्होंने वो गाना सुना। तो उस गाने में मेरा गांव का नाम भी, तो उन्होंने कई बार सुना। तो वहाँ शादी में वो हर बार वो हो रहा था, रिपीट हो रहा था गाना। उन्होंने मेरे को रात को कम से कम 12-1 बजे कॉल की, बोले यार एक गाना चल रहा है, ये गाना किसने गाया? तो मुझे डर था, मैंने मुझे पता नहीं सर कि नहीं इसमें तो नाम तो गाँव का आ रहा है। तो मैंने कहा मैं ही कलाकार थोड़े गाँव से, किसी और ने गा दिया होगा कि नहीं गाना बढ़िया है, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ शादियों में चल रहा है गाना। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो जब ये गाना बहुत बिल्कुल हर जगह वो हो गया था, तो उसके बाद मैंने फिर दूसरा गाना रिकॉर्ड किया, हे कांची राम कली। उसने और ताबड़तोड़ मचा दिया था। तो भाई जी ये मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी, जो मेरा लाइसेंस है वो मेरा सियाली उदेना है रामकली। उसके बाद मैंने आज तक पीछे नहीं देखा। और आप लोगों का तमाम जो मेरे श्रोता लोग हैं उनके आशीर्वाद से मैं सियाली उदेना है उसने आपको आगे जी पहुंचाया। तो साथ ही दर्शक भी इसके कुछ शब्द कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे जी सियाली उदेना की। जी बिल्कुल। ऐसा तो मुझे यकीन नहीं है कि ये गाना किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इस गाने को। क्यों गेंडी बाले अच्छाना छोटी सारी मेरी उदीना, अरे क्यों गेंडी बाले अच्छाना छोटी सारी मेरी उदीना, मैंने ब्याह एक ले जान छोटी सारी मेरी उदीना, तू अपड़ा गो जाना छोटी सारी मेरी उदीना, छो बाई से छो बाई छो घुंडा बाणी करासो, सहज के नाचा दगड़ियों छाटू बाई वाल छाटू। बहुत सुंदर। तो कंसवाल जी आपने हर तरीके के गाने गाए हैं, चाहे वो श्रृंगारिक गीत हो, चाहे वो जागर हो, खुदेड़ गीत भी शायद आपने गाए हैं। जी। तो इन सभी में आपको कौन से गीत, कौन से जेनर के आपको गीत बेहतर लगते हैं? चाहे वो श्रृंगारिक हो या जागर हो या खुदेड़ गीत हो, आपका ज्यादा फोकस किन गीतों पे होता है? एक कैंतोरा जी ये जो चीज आपने बोली बहुत दिल की बात बोली मेरी, कि मैंने सियाली उदिना गाया, हे कांची राम कली गाया, मेरी रेशमा छोरी सुनियालू मैं और लुटेरी, ये गीत गाए मैंने, पर इनको मैं गीत नहीं मानता। ये आए गए, इन गीतों का कोई वो नहीं होता है कि ये जड़ से है। मेरा एक मकसद भी लिखने का मेरा बहुत थोड़ा अलग तरीका है कि मैं दौड़ में नहीं चलता हूँ कि आज की डेट में वो चल रहा है तो मैं उसी दौड़ में चलूंगा, नहीं, मैं थोड़ा अलग अपना रूट चेंज कर देता हूँ। कि ये नहीं है कि गायकी तब समझो कि मार्केट में चल रहा है और तुम उसे पलट रहे हैं, तुम दूसरी तरफ कुछ और ला रहे हैं। नहीं तो मेरा मेन मकसद है ऐसे कि मैं जागर से या जैसे खुदेड़ जो चीज़ लगे आदमी को कि हाँ ये किसी की पीड़ा है, और वो गीत भले कम चलते हैं उसके सुनने वाले बहुत कम है, श्रोता कम होता है। कारण क्या है? आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, या मेरी मम्मी है, मेरे पापा जो बुजुर्ग लोग, उनके पास फोन आज की डेट में एंड्रॉइड नहीं, वो है हमारे पक्के श्रोता, उनके पास वो गीत पहुंचते नहीं, इसलिए वो गाने मर चुके हैं। और जो आज के डेट हमारे चलते हैं डीजे सॉन्ग, तो आज की ये मोबाइल के कारण चलते हैं, मोबाइल के कारण, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं वो सब चीजें बंद हो चुकी हैं। लेकिन चलना पड़ेगा युद्ध के साथ या जमाने के साथ, या हम बोलते हैं कि समय है तो उसके साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी रफ्तार भी बहुत अलग ही रखूंगा तो एक दिन। ये बात आपने सही कही कि कई सारे जो हमारे श्रोता हैं, अगर खुदेड़ गीत की बात करें तो खुदेड़ गीत जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो सुनना ज़्यादा पसंद करते थे, और जो हमारे पुरानी पीढ़ी है जो अभी मौजूद है उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और आजकल जो गीतों का सुनने का जो माध्यम है वो मोबाइल ही। पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, डेक होते थे, उसके बाद सीडी का दौर आया, तो
जो हमारे बुजुर्ग थे, जो माताएं दादी वगैरह थी, वो सभी लोग सुन लेते थे। लेकिन आज के दौर में युवा अगर सुनता है तो युवा आजकल जो तेज डीजे सॉन्ग, जिसे आज के दौर में कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी कैसेटों पे मेंशन भी होता है कि ये डीजे सॉन्ग है, तो उसी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जो पॉप वगैरह इस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं। उसी तरह से आपने कई जागर भी गाए हैं, तो जागर के प्रति लगाव क्या है आपका? ये एक्चुअली कैंतोरा जी मैं बताऊं तो मैं ऐसे गांव में पला बड़ा हूं कि जहां ढोल और दमाव की ज्ञाता भी जो, तो उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है, मेरे दोस्त भी हैं, उनके घर में आना जाना है। तो वो जागर विदा से अपना वो रखते हैं, तो वो जब गाते हैं तो मैं उनको चीज़ को सुनता था, तो मन में एक था कि एक गा सकते तो मैं क्यों नहीं गा सकता। तो मेरे एक दो मित्र हैं, तो उनके साथ मैंने कई बार वो किया कि यार आप बजाओ मैं गाता हूँ। तो एक बार मैंने क्या किया कि जब मैं इस लाइन में आ गया था, तो मैंने सबसे पहले एक ट्राई के लिए मैंने एक नागराजा का जागर गाया, तो लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। उसके बाद मैंने भैरव देवता का जागर गाया, वो सुपर हिट रहा। फिर मैं नरसिंह देवता का जागर गाया, वो सुपर हिट रहा। बोलिया देव, जो तमाम देवी देवता हैं कि आज के डेट में मैं बता रहा हूँ कि कुछ छोटे होंगे, नहीं तो मैं सब तमाम का जागर गा चुका हूँ। तो आज आशीर्वाद भी है, भगवान का आशीर्वाद भी होता है। तो इसी के साथ कोई जो आपका पसंदीदा जागर हो, उसकी कुछ लाइनें हम सुनना चाहेंगे। जी 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 मैं आपको सुनाऊंगा नागराजा का जागर। जय धरती माता कुरुम देवतों, चंद्र सूरज पवन पानी, वायु विष्णुरिका माटिका, माटिया भूमिका भूम्यालो, थातिका वासुतो गो श्री नागवंशी, नागराजा क्षेत्रधारी नेत्रधारी, बोला ब्रह्मचारी लाल मानका पेरवारी, आरुणी सेम जाग, हे आरुणी सेम जाग, पारुणी सेम जाग, लुका सेम जाग, भुका सेम जाग, मोला मुखे मजाग, सतरंग का छोड़ जाग, सेना मड़वागी जाग, दैनी द्वारिका माँ जाग, बाई मथुरा माँ जाग, हे तो भैलू मेरा नारायण वसुदेव कुमार, हे वसुदेव कुमार भैलू देवखी को जायु नारायण, हे तेरो भैलू मेरा नारायण दादा शेष नाग, हे दादा शेष नाग भैली दादी गंगावती नारायण, हे तेरो भैलू मेरा नारायण नाना उग्र सेना, हे नाना उग्र सेना भैली नानी पवना रेखा नारायण। तो कंसवाल जी, एक बार आपके जीवन में ऐसा भी दौर आया कि जिस समय आप काफ़ी समस्याओं का आपका एक दुर्घटना हुई थी, तो उसके बाद जो संघर्ष था ये बढ़ा या आगे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा? किस तरह का जीवन रहा वो आपका? जी कैंतोरा जी, ये जो मेरा एक्सीडेंटल का मामला है, ये है 2005 23 नवंबर की बात होगी। एक्चुअली मेरा गांव में फिटिंग का कार्य था मेरा। मैं जैसे लाइट की फिटिंग और जैसे वीडियो कवरेज वगैरह एक कार्य करता था। तो मेरे गांव से कम 7 या 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता हमारे यहाँ पंचूरी। तो वहाँ कई दिनों से लाइट नहीं थी। तो अब गांव में होता कि जो लाइट का काम करता है तो उसे लोग बोलते हैं। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे गांव वालों ने बोला कि यार यहाँ पे फ्यूज बांधना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं फ्यूज बांध लूँगा। तो मैं जैसे पोल में चढ़ा तो मैंने फ्यूज बांधा। तो मैं थोड़ा अपने दिमाग से वो हो गया कि मेरा ध्यान नीचे था कि मैं उतर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे पीछे पता था कि यहाँ 12,000 वोल्टेज की तार जा रही है। मैं जैसे पीछे पकड़ा था तो वो पकड़ा गया तार को, तो मेरे पे 11,000 वोल्टेज का करंट लगा। और स्थिति ये थी कि मौत के करीब था। यहाँ देहरादून में जितने भी हॉस्पिटल हैं आपके, तो यहाँ पे किसी ने मेरे को नहीं लिया। उन्होंने बोला कि मामला बहुत गंभीर है, इसे हम नहीं ले सकते। तो लास्ट में मेरे पास ऑप्शन ये थे कि चंडीगढ़ पीजीआई था, दिल्ली सफदरजंग था। तो मुझको यहाँ से रेफर दून टू रेफर सफदरजंग के लिए किया गया। तो वहाँ भी उन्होंने कई चीज़ें हैं कि उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं ले सकते हैं, ये मामला तो बड़ा वो है। तो मेरे ताऊ जी हैं और कई लोग थे मेरे साथ, भाई लोग थे,
और दिल्ली में हमारे जो अपने रिश्तेदार हैं बहुत लोग हैं वहाँ पे। तो क्योंकि जो ताऊ जी है मेरे, उन्होंने कहा कि भाई जब दून टू रेफर आपके लिए हो रखा है तो आप कीजिएगा दूसरे हॉस्पिटल के, हम वहाँ ले जाते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने मेरे को ले लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि 72 घंटे तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि 72 घंटे के बीच किसी समय भी इसके वो हो सकता है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों के बीच आना था, वो 72 घंटे भी जीते राज। जी वही होता है जो समय होता है। आज के दौर में आपको उत्तराखंड के जो आपके श्रोता हैं उनका मनोरंजन करना था, उनके बीच रहना था, तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी। तो इसी के साथ जब ये दुर्घटना आपके साथ हुई तो उसके बाद क्या मतलब कि इस जो गायकी के क्षेत्र में आप थे तो इसमें कितना आपको आगे फिर संघर्ष करना पड़ा उसके बाद? देखो कैंतोरो जी, ये 2005 की बात है। उसके बाद तो मैं आपको बताऊं कि ग्रेजुएशन मैंने उसके बाद किया। मैंने इंटर राइट हाथ से कर रखा है, ग्रेजुएशन में लेफ्ट हाथ से किया। तो आप लगा सकते हो कि जो बंदा राइट हाथ से लिखता है वो अब ग्रेजुएशन लेफ्ट हाथ से कर रहा है तो कितना बड़ा। लेकिन इसके पीछे मेरा भाई है, वो उस समय आर्मी में था, वो अब रिटायर आ चुका है। तो वो मेरे को बोलता था कि लिख, लेकिन उसके शब्द मेरे को तीर से लगते थे कि यार मेरे को परेशान करता है जी। वो जब छुट्टी आता था तो मुझे लगता कि ये छुट्टी नहीं आना चाहिए, परेशान करेगा। लेकिन उस समय तो मेरे कांटे थे, पर आज वो फूल हैं कि फूल बन गए हैं कि मैं सोचता कि यार ये बंदा परेशान करता है, मेरे पीछे पड़ा है, इससे बड़ा मर जाता तो ठीक था। लेकिन उसके मन में नहीं था। वो मेरे को कई वीडियो दिखा रहा था कि देख कोई पाँव से लिख रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, तेरे जैसे तो न जाने क्या है, तो ठीक है, तो क्या नहीं कर सकता है। तो कैंतोरो जी ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने गाड़ी चलाने भी सीखी, फोर व्हीलर भी, हारमोनियम बजा देता हूँ मैं। तो अब मेरे को वो चीज़ें ऐसी लगती कि यार इस बंदे ने जो बोला वो मेरे ठीक बोला, वो मेरा भविष्य था, वो भविष्य बना। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई की। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि उनकी घर वालों को उस चीज़ पर नहीं उतर पाए कि जो वो चाह रहे थे, मैं इस लाइन में आ गया। अब उन्हें पता है कि हाँ यार इसका मन तो यहाँ था, हम इसको इधर भटका रहे थे। लेकिन आज की डेट में वो भी खुश हैं और मैं भी खुश, और पब्लिक। तो कंसोल जी परिवार में कौन कौन है आपके? जी परिवार में हम 3 भाई, 1 बहन है, मम्मी पापा हैं, और शादी सबकी हो चुकी है। तो आपके कितने बच्चे हैं? सर अभी मेरी शादी 3 साल हो गए, अभी बच्चे नहीं मेरे। बाद बाकी जो मेरे बड़े भाई हैं जो की बात में कर रहा हूँ आचार्य, उनके 2 बच्चे हैं, 1 बिटिया है 1 बेटा है। दूसरा जो फौजी है उसकी भी 1 बिटिया 1 बेटी है, और जो बहन है मेरी उसकी भी 1 बेटा 1 बेटी है। तो कंसोल जी भविष्य में जो आपके श्रोता हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो हमेशा ही हर गायक के गीतों का इंतज़ार करते हैं, जो आपके श्रोता हैं वो भी इंतज़ार करते हैं। तो कोई पाइपलाइन में कोई गीत हैं अभी आपके जो भविष्य में आने वाले हैं? जी कैंतोरो जी, अभी मेरे ख्याल से अभी 4 या 5 दिन हुए, अभी मेरा गीत आया जो टाइटल से लगता है कि बोला पता नहीं क्या है, चलो खुटी मैंने उसका नाम रखा है। लेकिन वो चलो खुटी कोती की एक प्रधान पे होगा गीत, कि उसकी वाइफ प्रधान है और वो बेचारा परेशान हो रहा है कि यार तेरी प्रधानगिरी मुझे नहीं था पता है कि मुझे घर में नौकरी करनी पड़ेगी और तो बिलों के चक्कर काटेगी। तो वो गीत है। बाद बाकी मेरा एक गीत आज आने वाला है समुद्र दिन। और क्योंकि मेरे इस बीच में कैंतोरा जी मैंने जानबूझ के 6 महीने का गैप रखा कि लोग क्या चाहते हैं कि गीताराम कंसवाल की क्या फैन फॉलोइंग है। तो जब मेरे को लोगों ने कॉल की, मैसेज की, यार भाई जी आप कहाँ छूट गए हैं, तो उन श्रोताओं को मेरा एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि अब फिर वही धुआंधार बैटिंग होगी और वही धुआंधार गीत आएंगे। तो जो गाना आज आपका जो आज दर्शकों के लिए रिलीज होने वाला है उसकी 1-2 लाइनें जी हो जाए। एक कैंतोरा जी एक गीत नाचने लायक नहीं, एक प्रेम और प्रेमिका बीच में एक गीत है कि जो सुनेगा, देखो मुझे लगता है कि 80% लोगों पे एक गीत शुमार करेगा। सामलोण्या दिनों की आज आई उदौरी, सामलोण्या दिनों की आज आई उदौरी, कभी है स्यों मैं खित कभी छाकी रोयूं लोरी, कभी है स्यों मैं खित कभी छाकी रोयूं लोरी।
आज तस्वीर देखी तेरी मेरी पहली की, कना काटी हमने दिन गली है सीखे लिखी, खतेगे जो याद जो खतेगे जो याद, अब क्या कन बटोरी, कभी है स्यों मैं खित कभी छाकी रोयो लोरी। बहुत सुंदर। तो कंसोल जी, जब कोई गायकी के क्षेत्र में आता है, अपनी बोली भाषा संस्कृति के क्षेत्र में आता है जी, तो वो किसी गायक को देख के उसे प्रेरणा स्रोत मान के आगे बढ़ते हैं। तो आपका भी कोई प्रेरणा स्रोत रहा है जिससे आपने सीखा हो कि मैं भी गायकी के क्षेत्र में जाऊं? देखो कंतोरो जी, हम पहाड़ के लोग, हमने गांव में हमारा जन्म हुआ। अब ये लगाओ कि मैं इससे जो गुरु मानता हूँ, मैं गांव के लोगों को मानता हूँ, जो पुराने लोग हमारे हैं उनके मुंह से हमने सुना। जैसे हमारा एक महीना आता है चैत के महीने, हाँ, जो हमारे वो लोग होते हैं, हौजी संप्रदाय के लोग होते हैं, तो उस समय वो ढोल लेके आते थे, वो गीत गाते थे। बाद बाकी हमने रेडियो के माध्यम से कभी राय जी का गीत, कभी हीरा सिंह राणा जी का गीत, कभी गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गीत, कभी आदरणीय जीत सिंह नेगी जी का गीत, नेगी जी का गीत, इन गीतों से हमें वो मिला। ऐसा कि मेरा कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा गुरु नहीं है कि हाँ इन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के सिखाया, और ना हम किसी साजबाज से कि हमने कोई क्लासिकल या हमने बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाई की हो गया तो हम इस लाइन में आए, नहीं। हम वो वाले हैं कि हमने जंगलों में गए बैलों के साथ और वहाँ अपने सुर में लाए, तो सुरों का साथ हमारे वो रोला पाक होने देनी। जी। साथ में एक बात और पूछना चाहूँगा, आपने कैसेट का दौर भी देखा है क्योंकि आपका जो प्रारंभिक जो गीत रिलीज हुए थे वो कैसेट के माध्यम से हुए थे, और आज का दौर यूट्यूब का दौर है। तो इन दोनों में आपको सबसे बेहतर कौन सा लगता है, और पहले क्या समस्याएं थी और आज क्या सुविधाएं हैं या क्या समस्याएं हैं? कंतोरो जी, वो जमाना एक ऐसा था, जमाना कि मैं जमाने बोलूँगा उसको, कि उस समय लाइव रिकॉर्डिंग होती थी कि यहाँ पे हारमोनियम वाला बैठ गया, ढोलक वाला बैठ गया, तुम्हारे सब म्यूजिशियन बैठ गए, आप पे बैठ गए कलाकार, तो आपको इतना गानों को याद किया जाता था, कराया जाता था कि आपने जब रिकॉर्डिंग करोगे तो एक भी शब्द नहीं भूलना आपने। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 तक है, तो 10 तक ही आपने रहना है। बीच में अगर वो किया तो फिर रिपीट आना पड़ता था। तो उस समय हमारे जो म्यूजिशियन होते उनका बड़ा वो होता था कि वो डांट लगाते थे कि हमें कैसा कैसा गा रहा है, क्या कर रहा है। आज की डेट में जो ये बहुत गायकी बड़ी सरल हो गई है। आओ रिकॉर्ड करो, आपने गलत गा दिया उसको काट दो, दूसरे वर्ड को चिपका दो। जब मेरे को कोई बोले, देखो मैं भी लगाता हूँ डी टोन, मैं भी लगाता हूँ, लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि जैसा कि एक चमड़े की खाल में चेरी की पॉलिश करो, डी टोन हमारे पास है, कलाकार बन जाता है। कलाकार बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आज के दौर के गायक हैं जी, उनसे क्या लगता है, वो हमारी बोली भाषा को संरक्षित कर रहे हैं या हमारी बोली भाषा को खुर्द-बुर्द भी कर रहे हैं? ऐसा है कंतोरो जी, देखो जो दिल से लिख रहा है वो तो बचा रहा है, और जो शौक के लिए कर रहे हो तो गंवा रहा है। आप देखो, मैं कभी भी किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हो सके गलती मेरे से भी होती होगी, लेकिन ऐसा है कि एक बार गलती हुई, दूसरी बार गलती हुई, उसको गलती नहीं कहते हैं। अगर आप लगातार गलती कर रहे हैं तो वो जुल्म है। हाँ, क्योंकि आजकल श्रोता जो हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो अगर हम खुदेड़ गीत, इस तरह के गीत उन्हें सुनने को बोले तो वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन उसी की तरह जो आजकल काफ़ी सारे गीत ऐसे आ रहे हैं जो युवा पीढ़ी हमारी है वो सुनना पसंद करती है। वो एक युवाओं का टेस्ट अलग है, जो जिस तरह के अलग अलग श्रोता हैं, हर तरह के श्रोता हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि कहा जाता है कि जो बोली भाषा को सुरक्षित करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो हमारे गायकों को जाता है। जी, तो आपको क्या लगता है कि गायक ही हमारी बोली भाषा को सुरक्षित कर रहे हैं कि वो लोग सुरक्षित कर रहे हैं जो उन्हें सुन रहे हैं? देखो, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि गायक ने जिम्मा लेकर, नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, ये आपके सामने मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अगर मैं घर घर जाके
उसका प्रचार कर रहा हूँ, तो मैंने संस्कृत बचाने का ठेका ले रखा। मेरे लिए तो वो हैं बचाने वाले जो उसको सुन रहे हैं, जो श्रोता हैं मेरे वो बचा रहे हैं। भाई मैंने क्या किया कि मेरा अभी थोड़ी देर में गाना रिलीज होने वाला, मेरे एक यूट्यूब के माध्यम से वो रिलीज होगा। अब सुनने वाले आपके पास लिंक पहुंचेगा, तो आपने क्या यार आपको अच्छा लगा गीत, आपने क्या किया, आपने दूसरे बंदे को भेज दिया, दूसरे ने तीसरे। मेरे लिए तो जो श्रोता है वो प्रधान है, मैं नहीं हूँ। मैंने तो लिखा, मैंने अपनी मन की बात, मैं गाना गंदा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, मैंने किसी का दर्द बयां किया, वो मैंने लिखा। लेकिन अब इसको प्रेषित करने वाले, इसको फैलाने वाले पब्लिक है। मेरे लिए तो भगवान पब्लिक है, मैं तो उनको मानता हूँ। सर्वोपरि तो पब्लिक है, पब्लिक के हाथ में कलाकार है। मैं कौन सा कलाकार ऐसा है कि जिसने घर घर जाके अपना गाना बेचा और घर घर जाके गाया हो? ऐसा तो कोई नहीं है ना। पब्लिक महान, संस्कृत को बचाने वाले हमारे पब्लिक हैं। और मैं ज़्यादा श्रेय देता हूँ तो मैं अपने जो देश विदेश में जो होटल भाई है, मैं उनको, वो है मेरे प्रधान श्रोता, वो है कि जो बचा रहे हैं। जो विदेश में जो हमारे जो यहाँ के उत्तराखंड के युवा, जो यहाँ के लोग विदेशों में रह रहे हैं, वो जो हमारे पहाड़ के जो गीत आते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा सुनने वाले वही मिलते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में बहुत कम श्रोता, 0% बहुत कम है। लेकिन उसी के विपरीत जो हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में ये हमारे सबसे ज़्यादा श्रोता हैं, जो हमारी बोली भाषा को समझ रहे हैं और संरक्षित करके रख रहे हैं। कैंतोरो जी, आप बिल्कुल एक ये चीज़ बोल रहे हैं, मैं आपको पहले भी बोला कि जो हमारे पहाड़ में श्रोता हैं उनके बीच गाना नहीं पहुंच पाता है। मैं बता रहा हूँ अभी भी आपको, हमारे ताऊ हैं, चाची हैं, माँ हैं, पापा हैं, ताऊ हैं, उनके पास मोबाइल ही नहीं है। मैंने एक गीत गाया, जो गाँव के खुद आज शहरों में लगनी छे और नोंडियाल पड़ोना का बाना वो पहाड़ छोड़ गया। ये घटना सबके साथ है, क्योंकि आज के डेट में लोग बोलते हैं कि गांव में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, तो देहरादून आ गए। उसमें मैंने क्या कि किराया को कमरा लेने 10 बाय 12 को, अब प्राइवेट नौकरी को पैसा नहीं उन्हें गुजारा को, तो वो चीज़ें, वो पीड़ा उन्होंने नहीं सुनी। बाद बात कि इस बीच में घूम रहा है, या देहरादून के बीच में शहर में घूम रहा, नहीं हमारी संस्कृति यहाँ नहीं सुनने वाला। फिर क्या है कि इसका निचोड़ जाता हमारे जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई, मस्कट, ओमान, कनाडा, ये लोग जो होटल में जा रखे हैं, इन लोगों ने उत्तराखंड की संस्कृति बचा रखी, वैसे किसी ने नहीं बचा रखी। मैं सबसे बड़ा श्रेय इनको देता हूँ। और जिस दिन इन्होंने सुनना बंद कर दिया, उस दिन उत्तराखंड का कलाकार घर में बैठ जाएगा। तो कंसोल जी, आप संस्कृति बोली भाषा पे तो काम कर ही रहे हैं, हमारे जो श्रोता हैं उन तक सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ गीत के माध्यम से आप पहुँचा ही रहे हैं। साथ ही आप गाँव में बागवानी, खेती बाड़ी पे भी लगातार काम करते जा रहे हैं। जी कैंतोरो जी, आपने ठीक सुना। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा, सच बताऊं आपको तो मैं खाली रिकॉर्डिंग तक सीमित हूँ शहरों में। मेरा मन गांव से वो है, मुझे गांव इतना पसंद है, और उस पसंद के कारण कि जो चीज़ पहाड़ों में नहीं हो सकती, मैंने वो चीज़ें वहाँ उगा के दिखा दी। तो अभी क्या क्या आप उगा रहे हैं वहाँ पे? मैंने वहाँ पे, लोगों ने बोला कि पहाड़ में हमारे यहाँ चीकू नहीं हो सकते हैं, अच्छा, मैंने चीकू उगा के दिखा दिए। किसी ने बोला कि भी नहीं होती है। जो मेरा क्षेत्र है, देखो अदरवाइज जैसे आपका क्षेत्र हुआ चिरबिट्टे में, वहाँ तो बिल्कुल वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। हमारे यहाँ का तो बिल्कुल बहुत है, क्योंकि जब हमारे यहाँ कहा जाए तो गंगार क्षेत्र है, बिल्कुल 40 डिग्री का तापमान होता है हमारे क्षेत्र में। मैंने कीवी, मैंने आपके यहाँ लीची, मैंने कटहल, आम मेरे यहाँ कम से कम ना भी होंगे तो 7 या 8 वैरायटी के होंगे। संतरा है मेरे यहाँ, अखरोट है, नींबू है, पपीता है, केला है। तो मेरे यहाँ आप कभी आओगे तो जिस समय जिस फल का सीजन होगा वो मेरे यहाँ होगा जरूर। मैं जब भी देहरादून में आता हूँ 1 महीने के अंदर, तो मैं प्रत्येक राउंड में मैं 5 या 6 पौधे ले जाता हूँ यहाँ से। अब तो चलो गाड़ी घोड़े साधन है मेरे, मैं अपने रोड पे मैं 4 पौधे उठा के ले जाता। ठीक है, अभी मैं जब गांव से आया, अभी मेरे को यहाँ पे 1 महीने होने वाला है, तो मैं 7-8 गड्ढे करके आ रखा हूँ वहाँ से, उसमें गोबर डाल के आ रखा हूँ, क्योंकि तब तक वो गड्ढा नमी और वो गोबर वो खाद बन जाएगी। यहाँ से फिर पौधे ले जाऊँगा। अरे एक दिन ऐसे होंगे कि वो रोजगार हो जाएगा मेरा। मुझे ऐसा नहीं कि मैं शहर से, भाई से मैं सच बता रहा हूँ कि तो यहाँ से तो मन सा भर गया मेरे को। वही गली देखता हूँ, वही शहर देखता हूँ कि हाँ यहाँ से घंटाघर जाना या पलट पटन बाजार जाना, बंजारा वाला जाना, रिश्मा पुल जाना, वही है। गाँव का
एक माहौल ही अलग है, टाइम कटता है, स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ हवा है, अपने लोग हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है, अपनी भाषा है, अपनी माटी है। तो अभी इस दौर में कई गायक ऐसे हैं जो नए नए आए हैं और संस्कृति पे काम कर रहे हैं, सभी संस्कृति पे काम कर रहे हैं, चाहे जिस तरह से भी कर रहे हैं जी। तो जो नए गायक हैं उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? तो जी संदेश देखो, मेरे बोलने से कुछ जो जिसके मन में होगा वो करेगा, पर मैं चाहता हूँ कि जो चीज लाए अपनी मेहनत से लाए। देखो ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि साहब मेरे से वो लेना है कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। कि बहुत बोलते हैं कि मैं आपके लिए करूँगा इस लाइन में, कोई नहीं करता, आता आदमी अपनी मेहनत से आता है। पर जो भी नया बच्चे हैं काम कर रहे हैं, मेरे छोटे हैं, तो चीज़ ऐसे लाओ मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100 आदमी नहीं सुनेंगे, 10 सुनेंगे, पर 10 आपको ऐसे बोलेंगे यार शाबाश बहुत अच्छा काम किया। देखो हम गीत गाते हैं, कुछ ऐसे गीत मैं देखता हूँ, कुछ लोग आज की डेट में पुराने गीतों को उठाते हैं, लेकिन उठाते हैं उन गीतों को, ठीक है उठाया आपने, लेकिन कुछ शब्द को देखता हूँ मैं, उस शब्द स्पष्ट नहीं कर पाते हो, उसका उल्टा बोल देते हैं। कई देखा मैंने कि जैसा हमारा शब्द हो सकता गढ़वाली, तो वो गढ़वाली नहीं बोल पाते, गढ़वाली केला, तो हिंदी शब्द ला रहे हैं केला, पूरा शब्द लाओ, उसे रिसर्च करो और पुराने गीत सुनो। आप देखो, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे गीत सुनो, मेरे गीत में कोई ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें होंगी, पर लेकिन कुछ और पुराने हैं, बहुत से लोग हैं हमारे, जैसे राय जी हैं, जी सिंह नेगी जी हैं, पुराने कलाकार, कई चीजें। आप आज के टाइम तो आपके पास मोबाइल है, उससे सर्च मारो कि यार इस बंदे ने क्या कहा होगा, उनको सुनो। तो इन चीज से मैं नए आप कलाकारों को बोलता हूँ, लाओ तो अपनी अलग पहचान बनाओ, अपना रास्ता बनाओ। मैं गीताराम कंसाल उड़ना, तो कोई गीताराम कंसाल बन सकता है, या तो गीताराम कंसाल से नीचे बनेगा, या तो मेरे गीताराम कंसाल ऊपर बने, पर गीताराम कंसाल नहीं बन पाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वो आदमी बनूंगा, नहीं, वो कैसे बन पाएंगे आप? मैं बोलूंगा मैं भरतवानी बन, तो मैं भरतवानी बन जाऊंगा, या तो मैं भरतवानी से ऊपर ही बनूंगा, या तो भरतवानी से नीचे रहूंगा। किसी के लेवल पे कोई नहीं जा सकता। इसलिए अपनी बनाओ, अपनी पैट बनाओ, अच्छा गाओ, क्योंकि 2 आदमी ऐसे बोलेंगे हाँ यार आपने अच्छा गाया। बहुत बहुत शुक्रिया गीतराम कंसवाल जी। तो आज हमारे साथ गीतराम कंसवाल जी थे इस कड़ी में। तो गीतराम जी का जो जीवन रहा है वो संघर्षों से काफ़ी भरा रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जो उनका मकसद था अपनी बोली भाषा और संस्कृति पे काम करने का, उसे उससे कभी नहीं मरने दिया। लगातार क्षेत्र में, अपने इस संस्कृति के क्षेत्र में काम करते रहे और आज अपनी एक अलग पहचान इन्होंने उत्तराखंड में बनाई है। इनके कई गीत हैं जो श्रोता लगातार सुनना पसंद करते हैं और भविष्य में भी गीतराम कंसवाल जी के कई प्यारे प्यारे गीत आपके सामने मौजूद होंगे, जिन्हें आप सुनकर उन्हें सहयोग कीजिएगा। साथ ही हिलवाणी के इस एपिसोड, इस कड़ी को भी सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। मेरी रेशमा छोरी सोन्याल मैं ओलू तेरी गढ़वाल, मेरे रेशमा छोरी सोन्याल मैं ओलू तेरी गढ़वाल, ये लड़ा को आयाली है जय भोटी घनसाली, ये लड़ा को आयाली है जय भोटी घनसाली। हरा रंग की सूट पैरिक, हरा रंग की सूट पैरिक, खड़ी रे सड़की बेड़वाल, सड़की बेड़वाल, मेरे रेशमा छोरी सोन्याल मैं ओलू तेरी गढ़वाल, मेरे रेशमा छोरी सोन्याल मैं ओलू तेरी गढ़वाल। चिर बटामा बैठे झोला डालो छैल मां, समलो ना तू सेल्फी लोला अपना मोबाइल मां, चिर बटामा बैठे झोला डालो छैल मां, समलो ना तू सेल्फी लोला अपना मोबाइल मां। जनो आलू बाजार मायारी सरमई ना लठारी, जनो आलू बाजार मायारी सरमई ना लठारी, हाथ च मेरो पाराण कब आलू को खल्याण, देख ला लोग तेरे भी पैस, देख ला लोग तेरे भी पैस, तेरो धकला डंग ढाल, तेरो धकला डंग ढाल। मेरे रेशमा छोरी सोन्याल मैं ओलू तेरी गढ़वाल, मेरे रेशमा छोरी सोन्याल मैं ओलू तेरी गढ़वाल।